Video we are going to do Unit 1 Electrostatics of class 12th, and the first chapter is electric field and the charges. So before proceeding to the chapter, let us understand what is meant by the word electrostatic. Electric word is related with the electric charges and static means stationary. So electrostatics is the branch of physics which deals with the study of forces, field and the potential created by the charge at rest. तो जब भी हमारे पास चार्ज प्रेजेंट है जो कि रेस्ट पे है तो वो एक तरह की फोर्स क्रिएट करता है या फील्ड क्रिएट करेगा या पोटेंशियल जो भी वो क्रिएट करने वाला है जब वो रेस्ट पे है उसके सारे बिहेवियर को हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो चैप्टर में आगे पढ़ने से पहले हम पहले ये समझते हैं कि चार्जेस होते क्या हैं। तो चार्जेस वो फंडामेंटल पार्टिकल हैं किसी भी एटम का जिसकी वजह से या तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करता है या तो वो फील करता है। ठीक है, या तो एक्सर्ट करेगा या तो वो फील करेगा, उसे हम बोलते हैं charges. So charges are the fundamental particle of an atom. It can be positive and negative. Due to charge, an atom can experience force of attraction or repulsion. अगर हम सेम चार्ज की दो बॉडी को लेके आएंगे तो they will repel each other, और ऑपोजिट चार्जेस को लेके आएंगे तो वो क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी ईच अदर को। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो तभी लग पाती है जब हमारे पास क्या हो, चार्जेस हो। अगर चार्जेस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट नहीं करती। अब एटम के पास दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हमें पता है कोई भी एटम है, एटम का पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस पे क्या है हमारे पास, प्रोटॉन है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है हमें पता है थॉमसन मॉडल से कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर रिवॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है, कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, दैट इज़ द -1.6 × 10⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, वेयर कूलम इज SI यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, अब चार्ज में पता लग गया होता क्या, फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को या रिपल्शन को फील करता है या तो क्रिएट करता है, इट ईदर एक्सर्ट और एक्सपीरियंस। ठीक है, चार्ज क्या करता है, या तो एक्सर्ट करता है फोर्स को या तो एक्सपीरियंस करता है। कौन सी फोर्स को, इलेक्ट्रिक फोर्स को ये क्या करता है, फील या एक्सर्ट करता है। ठीक है, charge can be produced by, there are different methods by which we can produce the charge. So basically there are three methods. One is by friction, by induction, and the last method is by conduction. So there are three ways in which we can produce the charge. तो first of all let us understand by the charge by friction. अब charge by friction क्या होता है कि हमारे पास कोई, यहाँ पे हमने क्लॉथ लिया, सिल्क का क्लॉथ लिया और हमने एक ग्लास की रोड ली है। ठीक है, जब हम ग्लास की रोड को रब करेंगे सिल्क के क्लॉथ के साथ तो क्या होगा, पहले तो दोनों अनचार्ज हैं, उसके बाद जब रबिंग करेंगे तो रबिंग करने के बाद जो रॉड है उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो हमारे पास सिल्क की क्लॉथ है उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि पहले दोनों न्यूट्रल थे तो किसी ने कुछ गेन किया होगा, किसी ने कुछ लॉस किया होगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये नहीं कि प्रोटॉन्स आ गए यहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब कि हमारे पास जो चार्ज है उसकी डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई है। ठीक है, जबकि नेगेटिव जो चीज़ है उसके पास चार्ज थोड़े ज़्यादा आ गए हैं, इससे वो नेगेटिव चार्ज हो गया है, और हमारे पास जो रोड है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इसी तरह अगर हम एबोनेट रोड को रब करेंगे वुलन क्लॉथ के साथ तो एबोनेट की रोड पे नेगेटिव चार्ज आएगा और वुलन क्लॉथ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली अगर हम कॉम्ब को रब करते हैं ड्राई हेयर के साथ देन कॉम्ब विल गेट अ नेगेटिव चार्ज वाइल द ड्राई हेयर विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज। वुडन कारपेट पे अगर कोई रबर के शूज़ पहन के वॉक करता है तो वुडन कारपेट पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव, और रबर शूज़ पे क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव। ठीक है, हमारे पास दो तरह के मटेरियल्स होते हैं बेसिकली हमारे पास, एक कंडक्टर्स एक इंसुलेटर, थर्ड भी है डाइलेक्ट्रिक है, वो हम पढ़ेंगे आगे। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स वो मटीरियल्स हैं जिनके पास फ्री चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जबकि हमारे पास इंसुलेटर वो मटेरियल्स होते हैं जिनके पास फ्री चार्जेस नहीं होते या जो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सर्ट नहीं करते। ठीक है, फॉर एग्जांपल वुड और प्लास्टिक। जबकि जितने हमारे पास मेटल्स हैं, कॉपर, निकल, आयरन, उन सब के पास कौन सा चार्ज होता है, फ्री चार्जेस होते हैं क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास चार्ज बाय इंडक्शन एंड चार्ज बाय कंडक्शन। ओके, तो पहले हम पढ़ते हैं चार्ज बाय कंडक्शन। अब चार्ज बाय कंडक्शन कैसे होता है, देखो हमारे पास कोई चार्ज बॉडी होती है, उस चार्ज बॉडी को हम पास लेके आते हैं एक न्यूट्रल अनचार्ज बॉडी के। ठीक है, जिसके ऊपर इनिशियल कोई चार्ज नहीं है। तो जो चार्ज इस बॉडी के ऊपर होगा वही चार्ज जो है वो न्यूट्रल बॉडी के ऊपर भी क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, और पूरी बॉडी जो है यहाँ पे पॉजिटिव दिखा है, पूरी बॉडी कौन सा चार्ज हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास पहले जो एटम था वो उस पर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। जो चार्ज इस पर होगा वही दूसरी बॉडी पे क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, सेम चार्ज, इसको बोलते हैं चार्ज बाय कंडक्शन। जबकि चार्ज बाय इंडक्शन में ऑपोजिट होती हैं चीज़ें,
कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चीज़ लेके आएंगे तो हमारे पास जो चार्ज इंड्यूस होगा वो नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास दो स्फेयर्स हैं, दो मेटल स्फेयर्स हैं, दोनों न्यूट्रल हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल रोड को पास लेके आ रहे हैं इसके, जिसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। जैसे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये जो स्फेयर है इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसके कांटेक्ट में आएगा और इसमें कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इस स्फेयर पे। ठीक है, तो चार्ज बाय इंडक्शन में क्या होता है कि जो नया चार्ज इंड्यूस होता है वो हमेशा ऑपोजिट पोलैरिटी का होता है, ऑपोजिट पोलैरिटी का होता है उस चार्ज से जो कि पहले आपके पास था, और आपने इंड्यूस जो करवाया वो हमेशा ऑपोजिट पोलैरिटी का होगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज़ें लिखी गई हैं कि इसे पॉजिटिव चार्ज देगा, इस पर क्या जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है चार्ज की पोलैरिटी को नापने के लिए, और चार्ज कितना है उसकी डेंसिटी को नापने के लिए हम यूज़ करते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब इसमें कि हमारे पास क्या होता है, एक रोड होती है जो कि कंडक्टर रोड होती है। ठीक है, इसके साथ हमारे पास एक रोड, ब्रास की रोड अटैच करके हमने, ये प्लास्टिक है, ये इंसुलेटर है, और यहाँ पे हमने गोल्ड की लीफ रखी होती है। गोल्ड की लीफ की पोलैरिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो जैसे आप कोई चार्ज यहाँ पे चार्ज बॉडीज़ के कांटेक्ट में लेके आओगे, अगर आप पॉजिटिव चार्ज की बॉडी लेके आओगे, ठीक है, आप टच करोगे तो चार्ज बाय कंडक्शन होगा। तो बॉडी पे क्योंकि चार्ज पॉजिटिव था तो मेटल पे भी चार्ज किया जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, और क्योंकि इस पर चार्ज पॉजिटिव है और इस लीफ पे भी चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो दोनों की पोलैरिटी सेम हो जाएगी। तो जो हमारे पास ये जो लीफ है वो क्या करेगी, अवे मूव कर जाएगी, दूर हो जाएगी। ठीक है, इससे हमें पता लगता है कि चार्ज जो है वो सेम पोलैरिटी का है। वहीं अगर मैं ऐसा चार्ज लेके आऊँ जो कि क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, मान लो एक बॉडी लेके आई, इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज अगर इसकी कॉन्टैक्ट में आएगा तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज ही इंड्यूस कर देगा, कंडक्शन बाय से इंड्यूस हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब ये नेगेटिव गोल्ड लीफ क्या है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा और जो लीफ है वो इसकी तरफ क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। तो इससे हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो भी कंडक्टर है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है और चार्ज की पोलैरिटी क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और कितना एक्सटेंट ऑफ चार्ज है वो भी हम बता सकते हैं। जितना लीफ अवे जाएगा उतने चार्ज की जो डेंसिटी है, चार्ज जो है वो बॉडी पे ज़्यादा होगा, या फिर जितना लीफ पास आएगा उतना चार्ज ऑपोजिट है और उसका एक्सटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो हम निकाल सकते हैं इससे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो चार्ज की होती है वो होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो जैसे आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा उसी सिमिलर वे में होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म ओनली। ओके, तो ना ही चार्ज को कभी बनाया जा सकता है, ना ही कभी हम चार्ज को ब्रेक कर सकते हैं, हम सिर्फ चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, दिस इज ओनली वी कैन डू। नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि वेन एवर अ बॉडी इज ट्रांसफरिंग अ चार्ज फ्रॉम वन टू अदर, जब भी चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ, तो हमेशा चार्ज का जो ट्रांसफ़र होगा वो हमेशा इंटीजर्स में होगा। ठीक है, इंटीजर्स है किसका, होल नंबर में होगा, कभी भी फ्रैक्शनल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है वो नहीं होता है। फॉर एग्जांपल कि मान लो मेरे पास एक बॉडी थी, इसके पास 5 कूलम चार्ज था, इमेजिन। ठीक है, अगर ये चार्ज ट्रांसफ़र करेगी इस बॉडी पे तो पहले 1 कूलम करेगी, फिर 2 कूलम, फिर 3 कूलम, ऐसे चार्ज ट्रांसफ़र होंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि 1/2 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर 3/2 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होता। चार्ज जो है वो हमेशा होल नंबर में ही ट्रांसफ़र होते हैं। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दैट इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स हैं जिनके पास हमारे पास वो होल नंबर में पैकेट्स हैं हमारे पास, मीनिंग इट्स नॉट कॉन्टिन्यूस बट कम्स इन अ मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री। कॉन्टिन्यूस नहीं है पर मल्टीपल है एन का। ठीक है, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इसको हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू NE, दैट टोटल चार्ज ऑन एन substance or a material is equal to the number of electron that material contains. Okay, that is a quantization of charge. Next property है चार्ज की, that is additive nature. तो चार्ज जो है वो हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा ऐड ही होंगे। तो जैसे हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी पे कितना चार्ज होगा टोटल, दैट वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन। सो चार्ज अलग अलग पोलैरिटी के भी प्रेजेंट है यहाँ पे, 10 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम एंड -5 कूलम। तो अगर मुझे नेट चार्ज निकालना है यहाँ पे तो मैं क्या करूँगी, इन सबको ये कर दूँगी ऐड, तो 10 + 2 + 3 -5।
अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें कितना मिल जाएगा, 10 कूलम चार्ज जो है वो इस पूरे स्फीयर के ऊपर हमें मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। 10th में भी अपनी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि मेरे पास अगर दो बॉडी है, दोनों की सेम पोलैरिटी है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अवे मूव करेंगे। ठीक है, वहीं पे अगर मेरे पास ये पॉजिटिव है, मैंने इसके पास बॉडी लिख के आ गई, ये क्या है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो सेम साइन सेम पोलैरिटी के जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं, और ऑपोजिट चार्जेस के हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, एंड चार्ज का ना ही मैग्नीट्यूड है ना ही डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट हमारा लॉ है कूलम फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, तो जैसे कूलम लॉ जो है वो रिजेंबल करता है ग्रेविटेशन लॉ से। ठीक है, ग्रेविटेशन लॉ क्या कहता है कि द टोटल ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। आपने +1 में पढ़ा है, जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है दैट इज इक्वल टू G(m1 m2 अपॉन r² के बराबर होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम चार्ज की बात कर रहे हैं, और चार्ज बॉडी पे जो फोर्स लगती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ये प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ अ चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, दैट इज द कूलम। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। यानी जितना आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे उतना जो फोर्स बॉडी एक्सर्ट कर रही है एक दूसरे पे वो क्या करता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। व्हेन वी रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वी गेट अ कांस्टेंट विच इज K Q1 Q2 अपॉन r²। This K is equal to 1/4 pi epsilon naught and its value is 9 × 10⁹. Here 4 pi is constant and epsilon naught is known as permittivity of a vacuum. Permittivity of vacuum. अब वैक्यूम का मतलब क्या होता है, वैक्यूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे हवा भी नहीं है। ठीक है, और ऐसी जगह की जो परमिटिविटी होती है वो कितनी होती है, वो होती है 8.85 × 10⁻12। अब जानते हैं परमिटिव वर्ड का मीनिंग क्या है। परमिटिविटी का मतलब होता है कि आपके पास जो मटेरियल है, ये मटेरियल की टेंडेंसी होती है कि वो क्या करती है, वो रेजिस्ट करती है इलेक्ट्रिक फोर्स को और इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर पास करने से, उसे हम बोलते हैं परमिटिविटी। जिस मटेरियल की परमिटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है वहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी वैल्यू क्या कर हो जाती है, कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम वॉक करना चाहें तो एयर में वॉक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा कंपेयर टू अगर हम वाटर में वॉक करें तो, क्योंकि वाटर की परमिटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और एयर की परमिटिविटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास होता है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, उसको हम K से डिनोट करते हैं, और वो होता है परमिटिविटी इन अ मीडियम टू द परमिटिविटी इन वैक्यूम। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास नेचर ऑफ फोर्स क्या है, तो नेचर फोर्स निकालने के लिए हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, क्योंकि हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या था, K Q1 Q2 अपॉन r² था। अगर Q1 Q2 की वैल्यू लेस देन 0 है, यानी क्या है, नेगेटिव है, तो हमारे पास फोर्स कैसी होगी, अट्रैक्टिव होगी। अगर यही Q1 Q2 की वैल्यू पॉजिटिव है तो फोर्स क्या होगी, रिपल्सिव होगी। यानी अगर एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, तो नेट प्रोडक्ट कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव में हमारे पास फोर्स कौन सी होती है, अट्रैक्शन की। अगर ये भी पॉजिटिव सेम पोलैरिटी के चार्जेस होंगे तो सेम पोलैरिटी के चार्जेस क्या करते हैं, हमेशा रिपल्शन फील करते हैं, तो हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ जाएगी, तो फोर्स का जो नेचर होगा वो क्या होगा, रिपल्सिव होगा। परमिटिविटी हमने अभी पढ़ी, अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट मेजर द ऑपोजिशन इट ऑफर्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जितनी परमिटिविटी ज़्यादा होगी उतनी ऑपोजिशन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, फोर्स इन वैक्यूम हम लिख सकते हैं 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन r² होता है। फोर्स इन मीडियम 1/4 pi epsilon Q1 Q2 अपॉन r होगा। दोनों को डिवाइड करेंगे तो F0 अपॉन FM इज इक्वल टू epsilon अपॉन epsilon naught विच इज इक्वल टू epsilon r, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। कंडक्टर्स जो होते हैं हमारे पास, जो भी मेटल कंडक्टर्स हैं, इनके लिए जो परमिटिविटी की वैल्यू वो इन्फिनिटी होती है। अब इन्फिनिट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास किसी भी कंडक्टर्स के अंदर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगी ही नहीं, जितना भी चार्ज होगा वो हमेशा सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, अंदर जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, हमेशा 0 हो जाएगा। इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी कहते हैं।
अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मान लो आपको परमिटिविटी दे रखी है 10 और आपको बताना है कि अगर परमिटिविटी 10 है तो फोर्स कितनी लगेगी चार्ज बॉडीज़ पे। तो अगर हम फोर्स निकालें तो F0 अपॉन FM आ जाएगा। FM मुझे निकालना है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, सो FM विल बी इक्वल टू F0 अपॉन 10। तो आई कैन से कि अगर मटेरियल की परमिटिविटी 10 है तो जो फोर्स लगेगी उस पर वो 10 टाइम्स क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टॉपिक आता है। देखो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, जितना हम सूरज के पास होंगे, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना हमारे पास जो हम जो फील करेंगे हॉटनेस ऑफ सन वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो वैसे जितनी आप किसी चार्ज बॉडी के पास रखोगे किसी चीज़ को, उतनी ज़्यादा उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स होगी उतनी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज। अब टेस्ट चार्ज क्या, देखो नाम से पता लगा टेस्ट चार्ज क्या होता है, जो बहुत छोटा चार्ज होता है जिसकी वैल्यू अप्रोच करती है लगभग 0 को, उसको बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज, जो कि टेस्ट करेगा कि हमारे पास कैसी फील्ड है, कितनी फील्ड है। ठीक है, दूसरा होता है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज हमारे पास ऐसा चार्ज है जिसकी वैल्यू ज़्यादा है और वो अपने अराउंड एक तरह की फील्ड क्रिएट कर पा रहा है। ठीक है, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज के अराउंड जो फील्ड क्रिएट हो जाती है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के अराउंड भी क्या हो जाएगी, इस तरह की फील्ड क्रिएट हो जाएगी। तो जब भी चार्ज है वो हमारे पास कोई बॉडी है, उसके आसपास कोई स्पेस है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे हमारे पास टेस्ट चार्ज है। अगर इस टेस्ट चार्ज को मैं इसके पास लेके आऊँगी तो ये एक तरह की फोर्स को फील करेगा। अगर सेम पोलैरिटी के दोनों होंगे तो रिपल्शन फील करेगा, अगर सेम पोलैरिटी के होंगे तो रिपल्शन, और ऑपोजिट पोलैरिटी के होंगे तो अट्रैक्शन फील करेगा यहाँ पे ये। ठीक है, तो ये जो टेस्ट चार्ज है इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है और जो सोर्स चार्ज है इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एक्सर्टेड बाय दिस सोर्स चार्ज। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि क्यों हमेशा ये टेस्ट चार्ज की वैल्यू 0 ही होती है या 0 को अप्रोच ही क्यों करती है। तो इसका आंसर ये है कि अगर टेस्ट चार्ज जो है वो ज़्यादा वैल्यू का होगा, ठीक है, तो वो भी अपने सराउंडिंग में एक तरह का क्या कर देगा, फील्ड क्रिएट कर देगा। ठीक है, पर हमें तो सिर्फ सोर्स चार्ज की फील्ड को स्टडी करना था यहाँ पे। तो हमारे पास अगर टेस्ट चार्ज की वैल्यू 0 नहीं होगी और कुछ और होगी तो इसकी फील्ड और इसकी फील्ड दोनों आपस में क्या करेंगे, क्लैश कर जाएंगी, जिसकी वजह से हमें जो एग्जैक्ट हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, वो हमें नहीं मिलेगी। इसलिए हमेशा हम टेस्ट चार्ज को 0 ही या 0 से अप्रोच करता ही रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो अगर हमने कूलम लॉ वेक्टर में निकालने के हमारे पास वेक्टर्स होंगे तब क्या होगा, कैसे निकलेगा ये। तो देखो हमारे पास हमने 2 चार्जेस बॉडी ले ली। एक चार्ज बॉडी जो है उस पर चार्ज Q1 है, दूसरे पे चार्ज क्या है, Q2 है। R1 और R2 इसके 2 पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं हमें। अब ये बॉडी जो है उस पर अगर ये बॉडी फोर्स लगाएगी तो इस डायरेक्शन में लगाएगी, ऑब्वियसली इधर लगाएगी ना फोर्स, ऐसे लगाएगी वो फोर्स इस तरफ। ठीक है, अगर मुझे इसको फोर्स स्टडी करना है तो इसकी फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो हमारे पास F12 यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। ठीक है, हमें डायग्राम से पता लग रहा है कि दोनों फोर्सेस क्या होंगी, ऑपोजिट होंगी। तो हम कह सकते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ये न्यूटन के लॉ को भी ओबे करता है। R1 वेक्टर अगर हम यहाँ से निकालें ट्रायंगल लॉ इन वेक्टर एडिशन लगा के, तो अगर मैं R1 वेक्टर की वैल्यू निकालूँ, ठीक है, ये मेरे पास R21 वेक्टर है, तो मेरे पास R1 ऐसे, R21 ऐसे, किसके बराबर जाएगा ये, R2 के। तो अगर मुझे R2 की वैल्यू लिखनी है तो बट आई कैन राइट R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर, ऐसे लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से R21 की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से R21 की वैल्यू निकाल के माइनस कर दूंगी मैं, तो मुझे मिल जाएगा R2 माइनस R1। सिमिलरली अगर मुझे R1 वेक्टर की वैल्यू निकालनी है तो वो निकल जाएगी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, अब हमारे पास R1 वेक्टर हमें पता है किसके बराबर है, माइनस R21 वेक्टर के बराबर है। ठीक है, अगर हम यूनिट वेक्टर लिखें इसका तो हम लिखें द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर R12 एंड R21 इज डिनोटेड बाय R12 एंड R21। ये दोनों यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं हम, वेक्टर और नीचे उसका मॉड। वैसे R21 लिखूँ तो ऊपर R21 वेक्टर आ जाएगा, नीचे उसका क्या आ जाएगा, मॉड। अगर हम फोर्सेज निकालें तो F12 किसके बराबर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R12 का स्क्वायर, यहाँ पे R12 का यूनिट वेक्टर। ऐसे F21 की वैल्यू निकालने तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा R21 हमारे पास। अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर हमारे पास Q1 और Q2 सेम साइन के होंगे, सेम पोलैरिटी के होंगे, तो Q1 इंटू Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 0, और फोर्सेस क्या होंगे, रिपल्शन। अगर दोनों अपोजिट पोलैरिटी के होंगे तो हमारे पास फोर्स होगी अट्रैक्शन की। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस न्यूमेरिकल, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।